अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। नईमा नाज के मुकम्मल नॉवेल नुस्खा हाय वफा के 10वें हिस्से के साथ हाजिर हूँ। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। तो चलिए बढ़ते हैं नॉवेल की जानिब। इन दोनों बहन भाइयों के मकरो फरेब और छल से तो मैं ही वाकिफ हूँ। आतिफ बेचारे को क्या खबर उसका बाप और फुप्पी कितने गुण अपने अंदर समेटे हुए हैं। चालबाज, धोखेबाज, मक्कार, साजिशी, मेरी जिंदगी बर्बाद करके अब मेरे बेटे पर कब्जा जमाने चले हैं दोनों। मैं होने दूंगी ऐसा? मर भी रहे हों मेरे बेटे के सामने तो हलक में पानी ना टपकाने दूं। बेटे को दिल की अदालत में बेगुनाह बरी करके वो उन दोनों को उसी शिद्दत और नफरत के साथ सोच रही थी जैसे सोचती चली आई थी। आतिफ बहुत परेशान था। वैसे तो शहीद अहमद अब इस काबिल थे कि अपने हाथ पांव इस्तेमाल करने लगे थे। गुस्ल और हवाईजे ज़रूरिया से फरागत, खाना खाना अब अपने हाथों से करने लगे थे। बोलते अब भी नहीं थे, मगर कभी कभी आतिफ की बातों पर मुस्कुरा देते थे। जब वो उनका हाथ अपने हाथों में लेकर ना जाने क्या क्या बातें करता रहता था। वो अच्छी तरह जानता था कि शहीद अहमद बहुत बेचैनी से उसका इंतज़ार कर रहे होंगे, मगर वो जा नहीं सकता था, वहाँ बात नहीं कर सकता था उनसे। फिर उसे बार बार अम्मी का ख्याल भी आ रहा था। उनकी हिस्टेरियाई कैफियत, उनका जार जार रोना, उनकी बेयकीन निगाहें, उन्हें किसी तौर यकीन नहीं आ रहा था कि जिस शख्स से वो शदीद नफरत करती थी उस शख्स से वैसी नफरत उनका बेटा नहीं कर सकता। आतिफ चाह कर भी उन्हें ये बात कभी नहीं समझा सकता था कि उसने महज अपने बेटे होने का फ़र्ज़ निभाया है, थोड़ी जिम्मेदारी उठाने की कोशिश की है अपने बाप की, जो एक बेटे पर फ़र्ज़ है। हाँ ठीक है कि 6 साल की उम्र के बाद उन्होंने बाप होने का हक अदा नहीं किया, उसे माँ के साथ छोड़ दिया, तो फिर पलटकर खबर नहीं ली। वो महरूमियों का शिकार रहा, बाप की शफकत मोहब्बत से महरूम रहा। बाप की उंगली पकड़ के स्कूल जाना, पार्क जाना, आइसक्रीम खाने या झूला झूलने जाना महरूमियाँ थीं उसकी ज़िंदगी में, जिनका उसने सामने किया। एक दो नहीं, बहुत सारी, मगर फिर भी उसका दिल उस शिद्दत से शहीद अहमद के खिलाफ नहीं हो सका, इतना कठोर और संगदिल नहीं हो सका कि बाप से इस बात का बदला लेता कि उन्होंने अपने फ़राइज़ से गफलत बरती, उन्हें अदा करने से पहलू तही की। मगर आतिफ पीछे नहीं हट सका, नज़रअंदाज नहीं कर सका उन्हें। मगर ये सब बातें वो खुद ही सोच सकता था। इस मामले पर वो अपने आप से ही बात कर सकता था। अपनी अम्मी को अगर ये सब बता भी देता तो जानता था कि उन्हें इस बात से तकलीफ़ होगी। शहीद अहमद के लिए आतिफ की आला ज़रफ़ी, नरम दिली उन्हें सदमा पहुंचाएगी, गुस्सा दिलाएगी। आतिफ खामोश रहने पर मजबूर था। अब तो अम्मी ने ज़बरदस्ती कसम दिलाकर उससे वादा भी ले लिया था। पता नहीं अब क्या होगा। वो इंतहाई बेबसी के आलम में था। मेहरबानों ने शहजादे को चांद गाड़ी से निकालकर खड़ा किया। वो अब खड़ा हो जाता था, 2-4 कदम आगे बढ़ता, लड़खड़ाता और मेहरबानों उसे थाम लेती। शहजादे को खड़ा करके वो सामने बैठ गई। आओ, मेहरबानों ने उसे बुलाया। वो मुस्कुरा के एक कदम आगे बढ़ा। उसी वक्त आरजू भागती हुई अंदर आई और शहजादे से टकराई। दोनों गिर पड़े और रोने लगे। मेहरबानों ने झपट कर शहजादे को गोद में उठाया। हाय मेरा चांद, कितने जोर से धक्का देकर गिराया है, अंधी है क्या, देखकर नहीं भागती? आरजू को कहरालूद नजरों से देखते हुए एक थप्पड़ उसके जड़ दिया। बिलखती हुई आरजू और जोर जोर से रोने लगी। उज़्मा, जो आरजू के रोने की आवाज़ सुनकर आई थी, मेहरबानों को थप्पड़ मारते देख चुकी थी। ये क्या कर रही हो, मार क्यों रही हो बच्ची को? उज़्मा ने अपनी रोती हुई बेटी को गोद में उठाया और चुप कराने लगी। चेहरे पर नागवारी थी। बच्ची की हरकत देखी, आकर मेरे बेटे को गिरा दिया, मेहरबानों ने तड़ाक कर जवाब दिया। वो तो खेलने आई थी, खुशी खुशी भाग कर आई थी कि भाई के साथ खेलने जा रही हूँ। उज़्मा को गुस्सा आ रहा था, इतनी सी बच्ची को कौन मारता है? अपना भाई है तो उसके साथ खेले, यहाँ क्यों आई है? मेहरबानों इंतहाई बदतमीजी से बोल रही थी। उसका भाई अभी सो रहा है, वरना उसके साथ खेल लेती, यहाँ ना आती। उज़्मा बेटी को लेकर चली गई। रात में वो अपना दुखड़ा अरसलान के आगे रो रही थी। बर्दाश्त कर लो, अब क्या करें, जब तक उसकी कहीं और शादी नहीं हो जाती तब तक यही सियापे चलते रहेंगे घर में।
अरसलान ने बेजारी से जवाब दिया था। आए दिन के झगड़ों से वो भी तंग आ चुका था। आइंदा अगर उसने मेरे किसी भी बच्चे को हाथ लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, उस्मा भिपर कर बोली। अच्छा, जो तुम्हारे बच्चे को मारे तो तुम भी उसे 2-4 थप्पड़ लगा देना, चाहे तुम्हारी नंद हो, सास हो या शोहर। अरसलान भी जूते मारने में कम नहीं था। अरसलान, उस्मा ने उसके तंज पर शिकायती निगाहों से उसे देखा। उसकी आंखों में आंसू आने लगे। मेरा मेका नहीं रहा तो सबने मुझे बेवकूफ़ समझ लिया। मेका क्यों नहीं है, भाई भावज हैं तो सही। अरसलान ने जमाई लेते हुए तकिया ठीक किया। इस वक्त दिन भर का थका हारा होता था, नींद का गलबा होता था और उस्मा दिन भर की रुदाद इंतहाई बारीकियों से तफसीलात के साथ उसके गोश गुजार करती थी। मेका माँ बाप के दम से होता है, भाई बावज का क्या है। ऐसे आंखें बदल लेते हैं जैसे जानते नहीं। अब ज़रा इफ़्फ़त को देखो, सगी कज़न है, भाभी तो बाद में बनी है, मगर अब तो ऐसी गैरियत बरतती है कि क्या बताऊं। मेरा घर जाना तो उससे बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं होता। उस्मा ने नया दुखड़ा रोना शुरू कर दिया। अरसलान ने आंखें बंद करके हंकारा भरा। कितनी जल्दी चली गई मेरी अम्मी यूं अचानक। रात को अच्छी भली सोई और सुबह ख़त्म। जब तक मेरी अम्मी थी, इफ़्फ़त की मजाल थी कि मुझे एक लफ्ज़ भी कह सकती। अब तो धड़ल्ले से बोल रही थी कि रोज़ रोज़ आने से कदर कम हो जाती है। बोलते बोलते उस्मा ने अरसलान की तरफ देखा, जिसने अब खर्राटे लेने शुरू कर दिए थे। लो, ये भी सो गए। उस्मा ने मायूसी से शोहर को देखा। अक्सर ही ऐसा होता था, वो अपने दुखड़े रो रही होती अरसलान के आगे और वो सुनते सुनते सो भी जाता और खर्राटे लेने शुरू कर देता। बीवी की बातों के जवाब में शोहर के पास खर्राटे ही होते हैं। उस्मा ने ज़रा तल्ख होकर शोहर को देखा। हुमेरा कोशिशों में लगी हुई थी कि किसी तरह मेहरबानों की किसी और जगह शादी हो जाए, मगर हजार जतन के बावजूद भी उनकी कोशिशें बराबर नहीं हो रही थीं। उनकी ख्वाहिशात और मुतालबात की उड़ान ऊंची थी। वो चाहती थी कि मोइज़ आलम जैसा, बल्कि उससे भी बढ़कर कोई मिले। वो इस हकीकत को फरामोश कर गई कि आजकल कंवारियों के लिए बर मिलना एक संगीन मसला बन चुका है, तो तलाक याफ्ता एक बच्चे की माँ को अपनी मर्जी और पसंद का रिश्ता कैसे मिलेगा। चाहे लड़की कितनी खूबसूरत ही क्यों ना हो, मगर तलाक के दाग और बच्चे के साथ हुस्न कुछ कहना जाता है। मेहरबानों के लिए रिश्ते कराने वाली से राब्ता किया गया था। वो जितने भी रिश्ते लाई, सब दूसरी तीसरी शादी वाले थे। अधेड़ उम्र, मामूली नौकरी या छोटा मोटा कारोबार, किसी के 2 बच्चे, किसी के 3-4। कोई एक रिश्ता भी हुमेरा की नज़र में ना जचा। ये कैसे रिश्ते लाई हो मेरी बच्ची के लिए, ना दौलत, ना शक्ल, ना कुछ, और ऊपर से बाल बच्चों वाले। मेहरबानों तो फूल सी नाजुक है, उसने अपने बच्चे को संभालने के लिए आया रखी है, वो दूसरों की औलादें संभालेगी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या। हुमेरा वचोलन पे बरस पड़ी। दुनिया वाले बड़े सियाने हैं जी, खूबसूरत तो कंवारियों में भी बहुत हैं। जैसे आपको पैसे वाला दामाद चाहिए, ऐसे ही मर्दों को भी अपने से ऊंचा घराना चाहिए। कम बख्त लोग दूसरे की मजबूरी से फ़ायदा उठाने का सोचते हैं। जैसा दामाद आप चाह रही हैं, वो तो अल्लाह ने पहले ही दे दिया था, आपने कदर ना की। अब बहुत मुश्किल है वैसा मिलना। कोई अपनी मर्जी और चाह से बिया ले जाए तो अलग बात है। हुमेरा के चुप होते ही वचोलन ने एक सांस में सब कुछ कह दिया। हुमेरा खामोश बैठी रह गईं। मेहरबानों की अजियत और बढ़ गई थी। उसने तो कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी ज़िंदगी में ये वक्त भी आएगा। उसने 9 उम्री से ही अपने सपनों के तार शहीद अहमद के तसव्वुर से बुने थे। वो ख्वाब चकनाचूर हो गया, सपनों के सारे तार आपस में उलझ कर रह गए। फिर किस्मत ने मोइज़ आलम के हाथ में उसका हाथ दे दिया। उसकी बदकिस्मती थी जो खुद चलकर उसके पास आई, या उसने खुद उसे आवाज़ लगाई। बहरहाल मोइज़ आलम का हाथ उसके हाथ से छूट गया। दोनों के रास्ते जुदा हो गए। अब जिंदगी अजीब दोराहे पे खड़ी थी। कभी तो उसे लगता कि उसकी सारी ख्वाहिशें मर गई हैं, सारे ख्वाब चल गए हैं, अब कोई तमन्ना दिल में बाकी नहीं रही। और कभी कभी उसका दिल चाहता इस दुनिया को आग लगा दे। उसका दिल चाहता कि मोइज़ आलम का मुंह नोच ले, ऐसे कि वो फिर किसी को मुंह दिखाने के लायक ना रहे। खुद तरसी की इसी कैफियत में उसे इफ़्फ़त पर भी शदीद गुस्सा आता था।
اسے لگتا تھا کہ اگر عفت اس کے اور شہید احمد کے درمیان نہ آتی تو اس کی زندگی یوں اندھے کنویں میں نہ گرتی جس میں اب گری ہوئی ہے۔ ایسا اندھا کنواں جس سے باہر نکلنے کا نہ کوئی در ہے نہ امکان۔ تلخی کا زہر آہستہ آہستہ اس کے رگوں پہ میں سرایت کرتا جا رہا تھا۔ عظمیٰ اور ارسلان کا التفات دیکھتی تو اس کے تن بدن میں آگ لگ جاتی۔ عفت اور شہید احمد کے بارے میں سوچتی تو جلن حسد کے مارے برا حال ہو جاتا۔ میرے ہی نصیب میں یہ بربادی لکھی تھی؟ آخر کیوں؟ اگر وہ ایمانداری سے اپنا بے لاگ احتساب کرتی تو اسے اس کیوں کا جواب مل جاتا، مگر وہ اپنے آپ کو بالکل بے گناہ اور بے قصور سمجھتے ہوئے اپنی ہر مصیبت اور تکلیف کا ذمہ دار دوسروں کو ٹھہرا بھی رہی تھی اور سمجھ بھی رہی تھی۔ عظمیٰ نے شہید احمد کو فون کیا تھا۔ بھائی، مجھے بہت تیز بخار ہے، ڈاکٹر کے جانا ہے، لے چلیں گے؟ ارسلان تو اس وقت آفس میں ہیں، رات تک ہی آئیں گے۔ فون پہ عظمیٰ کی نقاہت بھری آواز سن کر شہید دکان ملازموں پر چھوڑ کر فوراً ہی پھپھی کے گھر آ گیا۔ مین روڈ پر اس کی الیکٹرانکس کے سامان کی بہت بڑی دکان تھی۔ اچھا خاصا چلتا ہوا کاروبار تھا۔ ملازم ابا کے زمانے کے تھے، پرانے اور قابل بھروسہ، اسی لیے شہید احمد دکان ان کے حوالے کر کے آرام سے آ گیا تھا۔ عظمیٰ کو بہت تیز بخار تھا۔ دونوں بچوں کو دادی کے پاس چھوڑ کر وہ بھائی کے ساتھ قریبی کلینک آئی۔ ڈاکٹر کے پاس مریضوں کی لائن لگی ہوئی تھی۔ 1.5-2 گھنٹے لگ گئے۔ میڈیکل اسٹور سے دوائی لے کر اسے گھر چھوڑا۔ اندر آ جائیں بھائی، آپ نے تو آنا ہی چھوڑ دیا، ہمارا میکے آنا آپ کی بیوی نے چھڑوا دیا۔ عظمیٰ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کیا ہوا؟ عفت نے کچھ کہا ہے کیا؟ شہید احمد چونک پڑا۔ انہیں لگتا ہے کہ میں گھر آؤں گی تو مہربانوں کے قدم بھی اس کے گھر میں پڑیں گے جو وہ چاہتی نہیں ہیں۔ عظمیٰ نے اپنے آنسو صاف کیے۔ اب تو موقع ملا تھا بھائی کے سامنے وہ ساری باتیں کہنے کا جو کب سے دل میں سلگ رہی تھیں۔ مہربانوں کہاں سے آ گئی بیچ میں؟ شہید احمد گڑبڑا گیا۔ آئی تو کہیں سے نہیں، مگر انہیں یہی لگتا ہے کہ وہ بیچ میں ہے۔ عظمیٰ اسے ڈرائنگ روم میں بٹھا کر ساس کے کمرے میں گئی۔ وہ فوراً ہی آ گئیں۔ ارے اندر آؤ نا، ڈرائنگ روم میں کہاں بیٹھ گئے مہمانوں کی طرح؟ حمیرہ اسے لاؤنج میں لے آئیں۔ اب تو تم نے شکل دکھانا بھی چھوڑ دی۔ ایک وہ وقت تھا جب دن میں 2-3 چکر لگائے بغیر تمہارا کھانا ہضم نہیں ہوتا تھا، سارا دن یہیں رہتے تھے۔ ہائے، وہ بھی کیا وقت تھا، حمیرہ نے ایک آہ بھری۔ ہاں، وہ بھی کیا وقت تھا۔ شہید احمد کی نظر بلا ارادہ ہی سامنے مہربانوں پہ پڑی جو کچن میں اپنے بچے کے لیے دودھ گرم کر رہی تھی۔ مہر بیٹا، ذرا چائے بنا لینا، دیکھو کباب رکھے ہوں گے، تل لو ذرا۔ عظمیٰ تو بخار میں پڑی ہے، اس سے کہاں ہوگا یہ سب۔ نہیں، میں بس اب چلوں گا، دکان ملازموں پہ چھوڑ کر آیا ہوں، آپ یہ تکلف رہنے دیں۔ شہید احمد اٹھنے لگا۔ ملازم دیکھ لیں گے دکان، نئے ملازم تھوڑی ہیں، سب پرانے ہیں۔ حمیرہ بیگم نے ناک سے مکھی اڑائی۔ اور تکلیف کی کیا بات ہے، جیسے پہلے تھے ایسے ہی آیا کرو، تمہارا اپنا گھر ہے۔ جی؟ شہید احمد ان کے اصرار اور باتوں کے آگے فقط جی کہہ کر رہ گیا۔ وہ کیا بتاتا کہ عفت کو اس گھر کے مکین کتنے ناگوار گزرتے ہیں، مگر خیر، عورت ذات ہونے کی حیثیت سے، ایک بیوی ہونے کی حیثیت سے یہ اس کا حق تھا کہ وہ اپنے حقوق کی حفاظت کے لیے چوکنا رہتی، مگر کبھی حد سے زیادہ احتیاط اور بے جا شکوک و شبہات زندگی اور تعلقات کے خوبصورت رنگوں میں بھنگ ملا دیتے ہیں۔ شہزادے کو دودھ دے کر مہربانوں کباب تلنے لگی۔ چائے اور کباب کی خوشبو فضا میں مہک رہی تھی۔ اس نے چائے اور دیگر لوازمات لا کر میز پر رکھے اور خود چپ چاپ صوفے پہ بیٹھ گئی۔ قریب رکھی چھوٹی سی کرسی پہ اس کا بیٹا بیٹھا دودھ پی رہا تھا۔ شہید احمد خاموشی سے کباب اٹھا کر کھانے لگا۔ کبھی وہ وقت تھا کہ بے تکان اور لگاتار باتیں کیا کرتے تھے دونوں، اب مخاطب کرنے کے لیے کوئی موضوع ہی نہیں مل رہا تھا۔ ماموں، آرزو پتہ نہیں کب کمرے سے نکل کر آئی تھی، بال بکھرے ہوئے، سوئی خمار آلود آنکھیں۔ ارے میرا بیٹا، شہید احمد نے اسے گود میں بٹھا لیا۔ ماموں کو اپنا نام بتاؤ، دادی نے ہدایت کی۔ گوگو، وہ ابھی چھوٹی تھی، اپنا پیار کا نام گگو ٹھیک سے ادا نہیں ہوتا تھا، بڑے پیارے اور بھولے انداز میں گوگو کہتی تھی۔ گھر میں سب یہی سوال بار بار اس سے کرتے تھے اور اس کا جواب انجوائے کرتے تھے۔ اب بھی اس کی توتلی زبان سے گوگو سن کر سب ہنس پڑے۔ کھانا کھا کر چلے جاتے۔ چائے پی کر شہید احمد نے جانے کے لیے پر تولے تو حمیرہ بیگم بولی، پھر کبھی سہی،
अच्छा, फिर ऐसा करो कल रात का खाना यहाँ खा लेना, इफ़्फ़त और आतिफ को भी ले आना। हुमेरा भतीजे के आगे बिछी बिछी जा रही थी। शादी के बाद तो समीना और इफ़्फ़त ने उसकी लगामें ऐसी कसी थी कि वो यहाँ का रुख भी भूल गया था। जी अच्छा। शहीद अहमद को दुकान पहुँचने की जल्दी थी। सबको जल्दी जल्दी खुदा हाफिज कह के उज़्मा को एक बार फिर पूछकर उसके सर पे हाथ रखकर वो घर से निकल आया। पता नहीं मेहरबानों के साथ जिंदगी ने, किस्मत ने ऐसा संगीन मजाक क्यों किया। मेहरबानों का उदास हुस्न बार बार नजरों में आ रहा था। उसका सोगवार चेहरा शहीद अहमद को एक उलझन बल्कि अजियत में मुब्तला कर रहा था। रात में खाना खाने बैठा तो उसका दिमाग मुंतशिर था। उसने ये भी नहीं देखा कि मेज पे उसके पसंदीदा कोफ्तों की डिश भी मौजूद थी। उसने माश की दाल प्लेट में निकाली और खाना शुरू कर दिया, जिस पे उसकी पहली निगाह पड़ी थी। आज दिन भर कहाँ थे? 2 बार मुलाजमों का फ़ोन आया था घर पर, सामान की डिलीवरी आई हुई थी और आप गायब थे। इफ़्फ़त ने अचानक ही सवाल किया था। उज़्मा को डॉक्टर के पास ले गया था, बीमार है वो। शहीद अहमद ने गड़बड़ाए बगैर आहिस्ता से जवाब दिया। उसका शौहर नहीं ले जा सकता? आपकी जिम्मेदारी है ये। इफ़्फ़त का मुंह बन गया। अरसलान ऑफिस में था। सास तो हैं, वो ले जाती। मेरी बहन है वो, मुझे बुला लिया तो क्या हुआ? शहीद अहमद छोटे छोटे निवाले लेता हुआ किसी सोच में गुम था। वहां जाने से हुआ ये कि आपको अपने सामने की ना चीजें नजर आती हैं ना इंसान। इफ़्फ़त ने एक लफ्ज चबा चबा कर कहा और उसके सामने कोफ्तों का डोंगा तकरीबन पटक ही दिया। ये आपके लिए बनाए थे, आपने दाल खाना शुरू कर दी, जो आपको पसंद भी नहीं। नापसंदीदा चीज़ों को भी कबूल कर लेना चाहिए। न जाने कैसे शहीद अहमद के मुंह से निकला, ओह, जैसे आपने किया है अपनी माँ की पसंद को कबूल करके। इफ़्फ़त का लहजा इंतहाई कटीला था। वो आज तक इस एहसास कमतरी से बाहर नहीं निकली थी कि वो शहीद अहमद की पसंद नहीं, मजबूरी थी। मजबूरी की इख्तिरा भी उसके दिलो दिमाग ने खुद ही घड़ी और उसे पाल पोस कर बड़ा ही करती गई। पता नहीं क्यों तुम हर वक्त लड़ाई झगड़े पे तुली रहती हो। शहीद अहमद ने प्लेट में कोफ्ते निकालते हुए बेबसी से उसे देखा। कुछ देखती हूँ, सोचती हूँ, तभी बोलती हूँ, कोई पागल नहीं हूँ मैं। शहीद अहमद ने खामोशी को गनीमत समझा और इख्तियार कर लिया, वरना वो ये सवाल भी पूछ सकता था कि वो क्या देखती है या क्या देखा है उसने, जो वो कुछ सोचने पर मजबूर हुई है। सर झुकाए सुकून से वो खाना ख़त्म करता रहा। पानी पीकर उसने इफ़्फ़त की तरफ देखा और उसे मुखातिब किया। कल हुमेरा फुप्पो ने हमें रात के खाने पे बुलाया है। किस खुशी में? इफ़्फ़त ने इंतहाई कड़वे लहजे में कड़वा सवाल किया था। रात में तैयार रहना, जाना है। शहीद अहमद ने उसका सवाल फजूल समझकर नज़रअंदाज किया और शोहराना इस्तेकाक के साथ हुक्म जारी किया, मेरी जूती भी ना जाए वहाँ। इफ़्फ़त भड़क उठी। तुम्हारे साथ मसला क्या है? हुआ क्या है आखिर? उन लोगों से क्या तकलीफ है तुम्हें? शहीद अहमद के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। मेरी बहन के लिए भी तुम इस घर के दरवाजे बंद करना चाहती हो, उसके साथ तुम्हारा रवैया। कान भर दिए बहन ने? इफ़्फ़त ने सुलगती हुई निगाहों से शोहर को देखा, जो कभी उसे बहुत अजनबी और खुद से दूर महसूस होता था। सीधी सी बात यह है कि मुझे उस्मा का ससुराल बिल्कुल पसंद नहीं, और फुप्पो समीना भी यही ताकीद करती थी कि इन लोगों से दूर रहो। और वैसे भी आपकी अम्मी तो इतना मेल मिलाप नहीं रखती थी उन लोगों से, फिर आप क्यों इतना गुस्से हैं? दोस्तों, ये था नईमा नाज के नॉवेल नुस्खा हाय वफा का 10वां हिस्सा। आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।